इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा टीवी सीरीज जो पता नहीं इतने लंबे टाइम से चला रहा है, इतने सीजन आ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक बोरिंग नहीं हुआ है। मतलब हर सीजन इसमें कुछ ना कुछ ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट होता है ना कि देख के मजा आ जाता है। और मुझे बड़ा पसंद है टीवी सीरियल, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा भैया, बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ो, नेटफ्लिक्स छोड़ो, इस टीवी सीरियल के ऊपर फोकस करो, आपको कभी बोर नहीं होने देगा। पूरे 12 महीने 365 दिन, हर दिन कुछ ना कुछ नया एपिसोड आता है और कुछ धमाकेदारी चीज देखने को मिलती है। और ऐसा ही कुछ धमाका हुआ है कल। कल क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी के मेंबर जो एमपी भी है राज्यसभा में, मिस्टर राघव चड्ढा, उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया है और ज्वाइन कर ली बीजेपी को। तो ये बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज है, और वो इसलिए है क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक राघव चड्ढा जी खुद बोलते थे कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने 5-6 महीने पहले दिया था, क्या 6 महीने में बीजेपी से सारे गुंडे बाहर निकल गए? क्या बीजेपी के सारे पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हो गए? या फिर राघव चड्ढा जो खुद पहले आम आदमी पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, खुद को आम आदमी मानते थे, क्या वो गुंडा बन गए इसलिए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? तो ये बात तो देखने वाली होगी कि आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने पर अब आगे राघव चड्ढा जी क्या करते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे उन्होंने रिजाइन किया और जैसे ही बीजेपी को ज्वाइन किया, उधर से आम आदमी पार्टी ने ये बोलना चालू कर दिया कि इनकी मेंबरशिप, जो राज्यसभा की मेंबरशिप है ना, उसको क्या कर दो, यहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो आम आदमी पार्टी की चुनाव चिन्ह के अंडर लड़ा था, आम आदमी पार्टी के मेंबर होते हुए लड़ा था। अब क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया तो उनकी मेंबरशिप को भी डिस्क्वालीफाई कर दो, मेंबरशिप को कैंसिल कर दो। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या कोई ऐसा लॉ बना हुआ भी है, या फिर ये तो वही बात हुई, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, आम आदमी पार्टी से और कुछ तो हो नहीं रहा है, बस इसी का जाप किए जा रहे, इस बहाने थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल जाएगी। तो क्या है रियलिटी? क्या कोई ऐसा लॉ भी एग्जिस्ट करता है जो आम आदमी पार्टी की डिमांड को फुलफिल करेगा, या फिर ये एक कोरी कल्पना है जो अरविंद केजरीवाल जी फिर अपने ख्यालों में बुन गए? ये सब जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए, एक बार मैं न्यूज आपको फिर से बताता हूं बिल्कुल अच्छे से कि न्यूज में एक्चुअल में हुआ क्या है। न्यूज में हुआ कि राघव चड्ढा जो है, जो आम आदमी पार्टी को बिलोंग कर रहे थे, उनके मेंबर थे और राज्यसभा में भी एज अ मेंबर काम कर रहे थे। तो राघव चड्ढा और साथ में 6 लोग इंक्लूडिंग स्वाति मालवीय, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रम साने एंड राजेंद्र गुप्ता, इन लोगों ने क्या कर दिया, पार्टी को छोड़ दिया। अब पार्टी को छोड़ के उन्होंने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब जब बीजेपी को ज्वाइन किया तो इसके कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इसके कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी को रिमूव कर दिया था एज ए डिप्यूटी लीडर इन राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा में हर पार्टी अपने लीडर, डिप्यूटी लीडर अपॉइंट करती है और वही लोग उस पार्टी की साइड से मुद्दों को संसद के सामने रखते हैं। तो वहां पर राघव चड्ढा जी को रिसेंटली हटाया गया था। अब जब उन्होंने इस तरीके से पार्टी को रिमूव कर दिया है तो यहां से एक इंटरेस्टिंग जो लॉ है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस लॉ का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जब एक बार चुनाव जीत जाता है किसी भी पार्टी का मेंबर रहते हुए, तो ऐसे सिचुएशन में जब तक उसकी वो 5 ईयर की जो टर्म है वो चलेगी ना, तब तक वो उस पार्टी को छोड़ नहीं सकता है, रिजाइन नहीं कर सकता है। अगर उसने रिजाइन कर दिया तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको ना सिर्फ पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। और यही बोलता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये लॉ आपको देखने को मिलता है कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस लॉ के आने के पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने बोला ना, इंडियन पॉलिटिक्स की जो सीजन है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है, धमाकेदार एपिसोड आते रहते हैं इसके अंदर। तो ऐसा ही कुछ एपिसोड 1960s में आया था। तो उस समय पर क्या हुआ था, हरियाणा के एक एमएलए थे जिन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। एक बार इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इस पार्टी, कभी इस पार्टी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किया। और यहां पर उन्हीं इंडिविजुअल के नाम पर एक कहावत बन गई, आया राम गया राम। ये मुहावरा आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा, कहावत बहुत बार सुनी होगी, आया राम गया राम। और ये आप अमूल का ऐड भी देख सकते हैं। तो इन भाषा के नाम पर ही ये कहावत बनी थी। अब जब ये इतनी बार हुआ कि एक ही इंडिविजुअल 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल नंबर 10, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये कैसे ऐड किया गया था, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। और इसके बाद यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ को डाल दिया गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू
कुछ चीजें चेंज की गई इस लॉ के अंदर। और क्या किया गया? द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय स्क्रैपिंग द 1/3 स्प्लिट प्रोविजन allowing mergers only if 2/3 of a party members agreed and disqualifying defectors from holding ministerial or paid political posts until they are re-elected। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि जब भी आप पार्टी छोड़ोगे इस तरीके से तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप मेंबर नहीं रहोगे और आपके पास जितनी भी पोस्ट थी, आप जितनी भी पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करते थे उन सभी से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अब चेंज करके यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस डाले गए कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर लोग पार्टी की मेंबरशिप तो छोड़ेंगे, रिजाइन तो करेंगे, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल पोस्ट जो है, जैसे कि कोई मिनिस्टर है या मेंबर ऑफ लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, वो उनकी पोस्ट बनी रहेगी। अब वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन हम देखेंगे कि 2/3 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी अगर रिजाइन करते हैं ना एक साथ, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या मान लिया जाएगा कि उन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो थ्रेशोल्ड क्या है? 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। अब मेंबर्स की बात ये नहीं है कि भाई पूरे देश में उनके जो मेंबर्स है ना, वो नहीं, जिस भी हाउस के लोग रिजाइन कर रहे हैं, जैसे राघव चड्ढा जो है वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कितने मेंबर थे उनका 2/3 काउंट किया जाएगा। तो राज्यसभा में करंटली आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर थे, तो 10 मेंबर का अगर आप रफली 2/3 निकालोगे तो 6 से ज्यादा लोग निकल के आते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा 1 और उनके साथ में 6 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, यानी कि 7 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। तो 2/3 का जो क्राइटेरिया है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिस्क्वालिफिकेशन से तो बच सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड है जहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। सबसे पहला कि अगर पार्टी ने एक व्हिप इशू कर दिया था, पार्टी ने बोला था कि भैया यहाँ पर वोटिंग होगी तो या तो आपको प्रेजेंट होना है या फिर एब्सेंट होना है, तो पार्टी से व्हिप इशू कर देती है, कमांड इशू कर देती है और वो सारे मेंबर्स को मानना पड़ता है। तो अगर पार्टी ने बोला है कि आपको प्रेजेंट होना है और आप एब्सेंट हो गए तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्टी ने बोला एब्सेंट होना, आप प्रेजेंट हो गए तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पार्टी क्या करती है? डिस्क्वालीफाई कर सकती है व्हिप इशू करके। उसके बाद अ लेजिस्लेटर कैन फर्दर बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही इज एन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर एंड जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि हमारे जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं ना, आप देखते हो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो बिना किसी पार्टी के खुद से चुनाव लड़ते हैं। तो अगर इलेक्शन के बाद जब उनको इलेक्ट कर लिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर उन्होंने पहले एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइट किया था इलेक्शन, लेकिन अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एंड लास्टली a nominated member is disqualified if they join a political party after 6 months of becoming a legislator। यानी कि राज्यसभा के अंदर कुछ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। हमारी जो संसदीय पार्लियामेंट है उसमें दोनों हाउसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो जब आप नॉमिनेट किए जाते हो तो आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हो, लेकिन अगर आपने 6 महीने रुकने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। तो 3 अलग अलग राउंड है जिसके बेस पर आप क्या कर सकते हो? डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो अब जो करंट सिनेरियो यहाँ पे देखो, जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था वो ये है कि 10 शेड्यूल के अंदर ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर 2/3 लेजिस्लेटर एग्री कर जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर थे राज्यसभा में, तो 10 में से अगर 2/3 एग्री कर जाते तो फिर उनके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई हो जाता। तो यहाँ पर वो जब 7 लोगों ने रिजाइन किया है तो वो एक्सेप्शन अप्लाई होगा। और यहाँ पर बोला गया अ पार्टी कैन मर्ज विद अनदर इफ 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर एग्री विद नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दोज हु मर्ज और स्टे। यानी कि अगर 2/3 लोग पार्टी को छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पार्टी से मर्ज हो जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और यहाँ पे यही हुआ है, 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स explicitly that a merger is deemed valid if and only if not less than 2/3 of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger। तो उससे अलावा अगर लोग करते हैं 2/3 से कम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई मान ली जाएंगे। Why 2/3 matters? Had Chadda 37 resigned alone or even as part of a small group, he would have been immediately liable for disqualification under the anti-defection law। His Rajya Sabha membership would have been at risk। तो ये होना ही था, अगर वो अकेले जाते या अपने साथ में 1 या 2 ही मेंबर लेके जाते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। याद करो आज से कुछ साल पहले कोविड के टाइम पर जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, वहां पर सरकार गिराई गई थी इसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए। और वहां पे जिन जिन लोगों ने
कांग्रेस पार्टी को से रिजाइन किया था वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनको वापस से इलेक्शन लड़ना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2/3 का क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और इनको वापस से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है हम वो भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग जजमेंट है जिसके अंदर यहाँ पर अलग अलग बातें बोली गई है। एक 2020 का ही जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्पीकर्स टू डिसाइड डिफेक्शन केसेस विद इन 3 months and suggested an independent tribunal to ensure neutrality and speed. The Supreme Court noted that delaying disqualification proceedings violates the intent of 10th schedule and undermines trust in the speaker's office by failing to uphold the standard of टाइमली डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा और भी प्रीवियस जजमेंट है, जैसे कि 1994 का ही जजमेंट है रवि एस नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया द स्पीकर शुड एक्ट एज न्यूट्रल एडजुडिकेटर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एफिलिएशंस। दिस जजमेंट आल्सो क्लैरिफाइड दैट एमपी एमएलए कैन बी डिस्क्वालिफाइड इवन विदाउट फॉर्मली रिजाइनिंग फ्रॉम देयर पार्टी। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 10th शेड्यूल का क्योतो होलोहन वर्सेस जाइचिलू 1992, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि जो स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है, क्योंकि 10th शेड्यूल में पहले डाला गया था कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा ना फाइनल होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जजमेंट के थ्रू बोल दिया गया कि आप स्पीकर के जो जजमेंट है उसको भी चैलेंज कर सकते हो। तो अब फाइनली क्या होगा यहाँ पे, फाइनली इतना ही होगा क्योंकि ये 2/3 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और आम आदमी पार्टी जो डिमांड कर रही है इनको डिस्क्वालीफाई करो वो पूरी नहीं होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक ऑफिशियली 3 ही मेंबर ने रेजिग्नेशन दिया था और 3 ही मेंबर थे जिन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन की थी। अब बाकी मेंबर्स भी जब वो ऑफिशियली उन्होंने बोल ही दिया, नाम उनका आ गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, शायद बाकी लोगों ने भी रिजाइन तो कर दिया था लेकिन बीजेपी अभी तक ज्वाइन नहीं की थी। आज देखते हैं कि क्या करते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आप है ना उनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिक्स बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये है ना एक बड़ी ही धमाकेदार न्यूज, यानी कि वही लोग जो आज से कुछ महीने पहले तक बीजेपी को गुंडा पार्टी बोलते, अनपढ़ों की पार्टी बोलते, एक वॉशिंग मशीन बोल रहे थे, आज वही लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या ये भी एक नया वॉशिंग पाउडर है जिनको डाला, नए कपड़े हैं जिनको वॉशिंग मशीन में डाला जा रहा है, उनकी धुलाई की जा रही है? ऐसा क्या किया इन लोगों ने जिनकी वजह से इनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ रही है? ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से चीजें बाहर निकल के आती है और क्या कोई नया धमाकेदार एपिसोड निकल के आता है इस इंडियन पॉलिटिक्स नामक टीवी सीरीज में या फिर नहीं। तो कैसे लगी आपको ये न्यूज? और अगर आपको लगा कि वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत एनहांस हुई, कुछ आपको नई चीज देखने को मिली है, एक लॉ का नया एंगल समझने को मिला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि देखिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना वही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके से आपके लिए वीडियो लाने के लिए, आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट से सारी चीजें बताने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट टाइम टाइम मिलते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।